Welcome to you friends, step for special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 8 unit 4.1 and 4.3 definition, type, causes of epilepsy and prevention during epilepsy attacks। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से रोगी को अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। आइए आप जानते हैं यूनिट 4.1 एपिलेप्सी क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, को किस प्रकार से समझा जा सकता है। एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के कार्य में एकाएक परिवर्तन होता है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती तो व्यक्ति की चेतना, गति अथवा क्रिया थोड़े समय के लिए परिवर्तित हो सकती है। इस शारीरिक परिवर्तन को मिर्गी कहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो व्यक्ति है उसके शरीर में कुछ ब्रेन की एक्टिविटीज़ में परिवर्तन होता है जिसकी वजह से वह कोई भी कार्य करने में या फिर गति करने में एबल नहीं होता, जिसकी वजह से शरीर है वह एक विराम की स्थिति में जाता है और उसी को एपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया है। आइए यहाँ पर कुछ एपिलेप्सी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। मिर्गी को अंग्रेजी में एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी शब्द ग्रीक भाषा के एपिलेप्सिया शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दौरा या झटका। शरीर के अन्य भागों के समान मस्तिष्क में रचनात्मक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क की इन कोशिकाओं में विद्युत संकेत या धाराएं पैदा करने की क्षमता होती है। इन विद्युत संकेतों के माध्यम से शरीर के दूसरे भागों तक विभिन्न संदेश भेजे जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो शरीर है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेजे जाते हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर मूवमेंट करता है और किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन दी गई है, उसको भी जान लेते हैं। मिर्गी एक ऐसा विद्युतीय गड़बड़ी है जो मस्तिष्कीय कोशिकाओं से निकलने वाले अनियमित आवेशों के कारण होती है। ये विद्युतीय आवेश अचानक एवं बार बार उठते हैं। अब यहाँ पर ये इसकी जो डेफिनेशन दी गई है इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम के दौरान इसको अच्छे से हम अटेम्प्ट कर सकें। आइए अब जानते हैं मिर्गी के कारण, कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी। मिर्गी के कारण के विषय में विशेषज्ञों की अनेकों राय हैं, साथ ही इस विषय में लोगों की अनेकों गलत धारणाएं भी हैं। परंतु मिर्गी के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है जिनका वर्णन इस प्रकार से है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो एपिलेप्सी के केसेस आते हैं इनके बारे में अभी तक कोई विशेष प्रकार का रिसर्च नहीं हुआ है कि जिससे पता लगाया जा सके कि मिर्गी या फिर एपिलेप्सी के जो सिचुएशन है इंसान के साथ क्यों होती है। आइए इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण कारण है उनका विवरण है जो दिया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आनुवांशिक कारण फर्स्ट दिया गया है। मिर्गी के कुछ आनुवांशिक कारण भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि आनुवांशिकता होती है पहले फैमिली में अगर किसी को इस प्रकार की सिचुएशन है या फिर इस प्रकार की बीमारी है, समस्या है, तो उसके परिवार में होने वाले बच्चे के साथ भी एपिलेप्सी के जो सिम्टम्स हैं वो हो सकती हैं, समस्या हो सकती हैं। सेकंड दिया गया है लक्षणात्मक कारण। आइए इसके बारे में जानते हैं। अध्ययनों के आधार पर मिर्गी के प्राय निम्नलिखित कारण होते हैं जिन्हें लक्षणात्मक कारण कहते हैं, जैसे मस्तिष्क में चोट, मस्तिष्क में गांठ, शर्करा, सोडियम कैल्शियम का निम्न स्तर, मस्तिष्क में संक्रमण इत्यादि। अधिक समय तक मिर्गी की दवा का सेवन करने एवं अचानक बंद करने के साथ साथ नशे का सेवन, चिंता, तनाव अथवा कुंठता इत्यादि से भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो मिर्गी के दौरे हैं वो हो सकते हैं। इन चीज़ों का जो सिम्टम बताया गया, अगर व्यक्ति नशा करता है, किसी चीज़ का एडिक्शन करता है वो होता है, या फिर किसी को कोई स्ट्रेस या टेंशन वगैरह है उसकी वजह से हो सकता है, ये सब बताए गए हैं। अब जो 3 पॉइंट दिया गया है इसमें बताया गया दुर्घटना। किसी व्यक्ति को दुर्घटना अथवा किसी प्रकार से सिर में चोट लगने से भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बताया कि किसी व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है जिसकी वजह से उसके सिर में चोट लग जाती है, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि मिर्गी के जो सिम्टम्स हैं उसकी वजह से बच्चे को या फिर प्रभावित व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। 4 पॉइंट दिया गया जन्म के समय चोट लगने के कारण भी कुछ समय के बाद बालक को मिर्गी के दौरे
पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो मिर्गी के सिम्टम्स है या किसी भी बालक को अगर डिलीवरी के दौरान किसी प्रकार की जो चोट लग गई है बच्चे को, या फिर बालक की कम उम्र में, जैसे बच्चे नॉर्मली हम देखते हैं कि बेड से गिर जाते हैं, अगर इस प्रकार की कोई इंटरनल चोट लग जाती है बच्चे को, तो उसकी वजह से भी मिर्गी के जो सिम्टम्स हैं बच्चे के अंदर आ सकते हैं और मिर्गी का दौरा बच्चे को हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है। अब 5 दिया गया इसमें ट्यूमर। मस्तिष्क या सिर में ट्यूमर होने से भी मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना हो सकती है। अब यहाँ पर बताया कि ब्रेन में कुछ ब्लॉकेज हो जाते हैं जो वेन्स में, जो न्यूरॉन्स में, तो उसकी वजह से भी जो सिग्नल्स है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बच्चे को या फिर प्रभावित व्यक्ति को एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। 6 दिया गया इसमें अज्ञात कारण। ऊपर वर्णित कारणों के अतिरिक्त मिर्गी के अधिकतर कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, अर्थात अभी भी इसके कुछ कारण अज्ञात हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो एपिलेप्सी है, इसके जो दौरे पड़ते हैं, इसके बारे में अनेकों धारणाएं हैं, जिसके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि इसकी वजह से बच्चे को जो एपिलेप्सी है या फिर मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं जो मिर्गी के प्रकार हैं उनके बारे में। टाइप ऑफ एपिलेप्सी। अकारणात्मक मिर्गी मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट दिया गया इसमें ग्रांड माल मिर्गी, सेकंड दिया इसमें पेटिट माल मिर्गी। आइए इन सब के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से यह व्यक्ति को प्रभावित। आइए अब जानते हैं मिर्गी के दौरे के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिलेप्सी। आइए इसके बारे में जानते हैं। मिर्गी के दौरे के प्रकार के आधार पर दौरे के अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं, परंतु दौरे के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार के देखे जाते हैं जहां दिए जा रहे लक्षणों को मिर्गी का संकेत नहीं कहा जा सकता, परंतु इसमें से कोई भी लक्षण दिखने पर चिकित्सक से संपर्क किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ सामान्य हैं जो कॉजेज दिए गए हैं, जिनके बारे में अगर कुछ भी इस प्रकार के सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट या परामर्श लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। फर्स्ट दिया गया इसमें दौरे अचानक या क्षणिक होते हैं। सेकंड दिया गया पैरों एवं भुजाओं में असामान्य गति हो सकती है। थर्ड दिया गया दौरे आने पर व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय अचानक ज़मीन पर गिर सकता है। फोर्थ दिया गया ऐसे में कुछ सेकंड के लिए शरीर में अकड़न, दर्द, मुंह से आवाज़, झाग निकलना इत्यादि हो सकते हैं। ये यहाँ पर जो 4 सिम्टम दिए गए हैं कि व्यक्ति के साथ इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, ये मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसका जो 5th पॉइंट है उसमें कभी कभी दौरे के समय जीभ कट जाना, कभी कभी दौरे के समय जीभ कट जाना, पेशाब या मल निकल आना तथा शरीर नीला पड़ सकता है। 6 दिया गया दौरे के बाद रोगी को अत्यधिक सुस्ती या सिर दर्द होने लगता है। अब यहाँ पर ये वाले सिम्टम भी बताए गए कि किसी भी व्यक्ति के साथ जिसके साथ जो एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं तो उसकी जो कई बार जीभ है वो भी कट जाती है और जो टॉयलेट वगैरह होता है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है, जो मसल कंट्रोल न होने की वजह से, और जो शरीर का जो कलर है वह भी नीला पड़ सकता है ऑक्सीजन सप्लाई न होने की वजह से या फिर अदर ब्लॉकेज होने की वजह से। और 6 पॉइंट दिया गया दौरे के बाद व्यक्ति को अत्यधिक जो सुस्ती होती है, जो आलस्यपन है वो होता है, वो हो जाता है और सिर में दर्द की भी समस्या सामने आ सकती है। आइए इसमें जानते हैं मिर्गी के दौरे में प्रयुक्त सावधानियाँ। अब इसमें जो प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एपिलेप्सी अटैक्स के बारे में जानते हैं कि अगर किसी को एपिलेप्सी का दौरा आता है तो उसके साथ किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मिर्गी के दौरे के समय कुछ सावधानियों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। दौरे के उपचार के साथ साथ प्रबंधन के अन्य उपाय करना भी आवश्यक होता है। इन सावधानियों को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो एपिलेप्सी का दौरा होता है उसके लिए अनेक प्रकार की जो सावधानियाँ वो रखनी चाहिए और इनकी सावधानियों को विशेषकर 2 रूपों में हम बांटकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो मरीज़ है उसको हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं।
अब इसमें जो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, दौरे के समय अभिभावकों के लिए निर्देश एवं सुविधाएं, कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है उसको दौरा आ गया तो उसके अभिभावक जो परिवार वाले लोग हैं किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जिस समय व्यक्ति को दौरा आए उस समय उपलब्ध अभिभावक एवं सगे संबंधियों को निम्न प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्स्ट दिया गया इसमें, रोगी को एक करवट लेटा देना चाहिए जिससे मुंह में एक तिरछी झाग आसानी से निकल सके। बी दिया गया इसमें, सेकंड ऑप्शन दिया गया है, दौरे से पीड़ित व्यक्ति के आसपास से ऐसी सामग्री को हटा देना चाहिए जो उस व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जैसे कटने, चुभने एवं जलने वाली सामग्री इत्यादि। अब यहाँ पर बताया गया कि जो दौरा होता है जब किसी व्यक्ति को इस चीज़ का, तो उसके जो परिवार वाले जो भी लोग उसके आसपास है तो वह उसको एक करवट लेटा देना चाहिए, उसको सीधा नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि जो मुंह में झाग वगैरह इकट्ठे होते हैं वह निकल जाते हैं, और अगर वह नहीं निकलेंगे तो मुंह में झाग वगैरह इकट्ठे होने की वजह से जो उसको सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में उसको समस्या होगी, जिसकी वजह से उसका दम भी घुट सकता है। इस प्रकार की हमें सावधानी करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन में जो बताया गया है कि उसके इन्वायरमेंट में जो भी उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ नुकीली पड़ी हुई है जिससे मरीज़ को हानि हो सकती है तो उसको भी हमें दूर कर देना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट दिया गया उसमें बताया गया, सेवा देने वाले व्यक्ति को शांतचित्त रहना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जब एपिलेप्सी का जो केसेस है वो अगर आपके सामने है तो उसके सामने किसी प्रकार का जो एक एग्रेसिव एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, उसके सामने शांत व्यवहार करना चाहिए ताकि वह भी कंफर्टेबल फील कर सके। 4 पॉइंट दिया गया है, रोगी को हलचलों में होने वाले अवरोधों को हटा देना चाहिए। अब जो रोगी है उसको किसी प्रकार के जैसे वाइब्रेशन होती है शरीर में या फिर हाथों की जो मूवमेंट है होती है वो अगर किसी भी तरीके से रुक रही है, उसमें कोई बाधा आ रही है तो उसके आसपास का जो स्थान है उसको साफ़ या क्लीन कर देना चाहिए। 5 दिया गया इसके अंदर, रोगी के जेब में यदि कोई नुकीली वस्तु हो तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि अगर जो पेशेंट है जिसके साथ एपिलेप्सी की समस्या हो रही है तो उसकी जो पॉकेट वगैरह है वो चेक कर लेनी चाहिए ताकि उसमें कोई भी ऐसा सामान ना हो जो मरीज़ को किसी प्रकार से हानि पहुंचा सके। 6 दिया गया, व्यक्ति के दौरे का समय, पराई अवधि और बारंबारता नोट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि व्यक्ति को कितने समय के बाद जो दौरा आ रहा है, किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है वह, कितने समय तक वह रह रहा है और जो उसकी बारंबारता है कितने टाइम के बाद वह रिपीट हो रहा है, इस प्रकार की भी जो संपूर्ण रिपोर्ट है वह रखनी चाहिए ताकि उसको ध्यान में रखते हुए इन द फ्यूचर उस चीज़ के लिए मरीज़ को लाभ पहुंचाया जा सके। 7 दिया गया, रोगी के मुंह में पानी, चम्मच, दवा, कपड़ा, लकड़ी या गुटखा अथवा उंगली नहीं डालना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाता है कि कई बार अगर किसी को मिर्गी का दौरा हो जाता है तो उसको सलाह दी जाती है कि उसके मुंह में पानी डालना है, चम्मच से डालने लग जाते हैं, कोई दवाई उसको पिलाने की कोशिश करते हैं या फिर कपड़ा वगैरह, कुछ भी उसके साथ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे मरीज़ को कोई भी समस्या हो या फिर उसको आर्टिकुलेटरी या ब्रीथिंग में कोई समस्या हो, ये खासकर हमें ध्यान रखना चाहिए। 8 पॉइंट दिया गया इसमें, प्रत्येक दौरे के बाद रोगी के व्यवहार का आकलन करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी को दौरा पड़ जाता है उसके बाद की जो सिचुएशन व्यक्ति के साथ होती है तो उसका आकलन करके उसका जो विशेष रूप से प्रबंधन करने के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए और जो उसका दौरा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। 9 पॉइंट में, यदि दौरे के समय मुंह से झाग निकलता है तो उसे साफ़ कर देना चाहिए। अब यहाँ पर अब जब किसी को दौरे आ गए हैं तो उसकी जो सिचुएशन हो गई है उस सिचुएशन में मुंह से जो झाग निकल रहा है उसको भी साफ़ करते रहना चाहिए ताकि वह गले में ना इकट्ठा हो जाए। 10 पॉइंट दिया गया, व्यक्ति के चारों तरफ भीड़ नहीं एकत्रित होने देना चाहिए। कि जो दौरे की सिचुएशन, जब दौरे की सिचुएशन किसी के साथ हो जाती है तो उसके इन्वायरमेंट में चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग या फिर ऑक्सीजन की और साफ़ जो एयर है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्रकार की जो भीड़ भाड़ का जो समस्या होता है, जो क्राउड होता है, उसको हमें दूर करना चाहिए ताकि रोगी को एक उचित वातावरण प्रदान किया जा सके। 11 दिया गया, दौरा समाप्त होने के बाद रोगी को बाईं तरफ सिर करके अर्धलेटी
स्थिति में रखना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि उसको जब दौरा ठीक हो जाता है तो उसके बाद रोगी को करवट लेकर दूसरी साइड में लेटा देना चाहिए ताकि वह रिलीफ हो सके। 12 दिया गया, रोगी को जूता न सूंघाए तथा अन्य अनावश्यक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जो एक पुरानी धारणा है कि जो एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है उसमें कोई जूता वगैरह सूंघाता है, कुछ सॉक्स वगैरह सूंघा देते हैं जिससे स्मेल की वजह से इंसान को होश आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार की हमें समस्या में इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और किसी प्रकार की जो दवाई वगैरह है एपिलेप्सी के दौरे के दौरान व्यक्ति को नहीं खिलानी चाहिए। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अब जो इसका बी पॉइंट दिया गया, रोगी के लिए सावधानियाँ। दौरे के समय अज्ञानता के कारण कभी कभी रोगी की स्थिति गंभीर हो जाती है, अतः दौरे के समय रोगी को अपने बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां करनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर जो रोगी है केस है जिसके साथ एपिलेप्सी की समस्या हो रही है तो उसको अपने आप से भी खुद से कुछ जो सुविधाएं हैं, जो स्टेप्स हैं वह अपनाने चाहिए ताकि उसको किसी प्रकार की नुकसान या हानि ना हो। इनके बारे फर्स्ट दिया गया यहाँ पर, साइकिल या वाहन नहीं चलाना चाहिए। अगर किसी भी मरीज़ को लगता है कि उसके साथ एपिलेप्सी का दौरा आने वाला है तो उसको कोई भी वह व्हीकल अगर ड्राइव कर रहा है तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए, उसको नहीं चलाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन दिया गया, पेड़ पहाड़ या ऊंचे स्थान पर नहीं चढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की सिचुएशन में है कि उसको पता लग जाता है कि अब उसको दौरा आने वाला है तो वह पेड़ या पहाड़ या फिर कोई भी ऊंचे स्थान पर नहीं चढ़ना चाहिए। उसको रिलैक्स करके ज़मीन पर आराम से लेटना या बैठना चाहिए, जिसकी वजह से उसको किसी प्रकार का फिजिकली कोई नुकसान या डैमेज ना हो। थर्ड पॉइंट दिया गया, पानी एवं आग से दूर रहना चाहिए। अब दौरे के दौरान व्यक्ति के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से अगर पानी पास में या फिर आग है तो उस सिचुएशन में उससे भी उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि आग और पानी से दूरी बनाए रखनी चाहिए। फोर्थ दिया गया, नुकीले पदार्थों, बिजली के यंत्रों, मोटर उपकरण तथा भारी मशीनों इत्यादि से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो नुकीले टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारखाने में या कहीं पर भी जॉब करता है तो इस प्रकार के जो उपकरण हैं उसके इन्वायरमेंट में होते हैं तो प्राय उनसे भी व्यक्ति को दूरी बनानी चाहिए ताकि उनका भी किसी प्रकार से उसको बुरा प्रभाव या फिर समस्या ना हो। 5 दिया गया, जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहिए, जैसे पूरी नींद सोना, भूखे पेट न रहना अर्थात उपवास न करना इत्यादि। अब यहाँ पर जो उसकी जीवन शैली है, जो डेली रूटीन है उसके अंदर किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वह लाने से पूर्व उसके बारे में पूर्ण रूप से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। जैसे कि पूरी नींद अच्छे से सोना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए और उपवास वगैरह जो फास्ट वगैरह रख लेते हैं वो सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी बॉडी में थकावट रहती है और जो एनर्जी लेवल है बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से दौरा आने की समस्या बढ़ जाती है। 6 दिया गया, चिकित्सक द्वारा दी गई दवाओं का नियमित सेवन करना चाहिए। अब जो डॉक्टर है उसके द्वारा जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स हैं उनको नियमित रूप से उनको लेते रहना चाहिए ताकि जो एपिलेप्सी की समस्या है उसको होने से रोका जा सके। 7 दिया गया, शराब, भांग या नशीले पदार्थों से वंचित रहना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो एपिलेप्सी का मरीज़ है उसको किसी प्रकार का जो एडिक्शन है वो नहीं होना चाहिए, नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से शरीर में वैसे भी जो एक सेंसरी इशू है वो और जो बॉडी पे कंट्रोल है और जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ है वो प्रभावित होती हैं, जिससे व्यक्ति को और भी अधिक नुकसान हो सकते हैं। ये यहाँ पर जो पूर्व सावधानियाँ जो मरीज़ को खुद से भी करनी चाहिए, इस प्रकार की सावधानियाँ करके वह एपिलेप्सी के होने वाले बुरे प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जो एपिलेप्सी है उसके प्रबंधन के बारे में कि किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जा सकता है।